नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के इतिहास के पाठ 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौर्य वंश को भारत का प्रथम सुदृढ़ वंश कहा जाता है और इसके बाद भारत में एक स्थिर राजवंश की शुरुआत होती है और एक भारत की राजनीति में एक मजबूती प्रदान होती है। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये चाणक्य के नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने गुरु चाणक्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के राजा घनानंद को हराकर नंदवंश की स्थापना की। अब दोबारा बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से नंदवंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले नंदवंश के राजा घनानंद को हराया। उसके बाद उसने यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर को हराया तथा काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान आदि पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उसने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की, जिसके बारे में ऐनानुरू और मुन्नानुरू तमिल ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। अब मैं आपको बीच में एक प्रश्न और बता दूं, मौर्य वंश को जानने के स्रोत। मौर्य वंश को जानने के स्रोत 2 प्रकार के हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जैसे कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, दीपवंश, महावंश आदि से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है तथा पुरातात्विक स्रोतों में चैत्य, मठ, स्तूप, शिलालेख, स्तंभ लेख आदि से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सभी जो स्रोत है ये मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत है। इनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से मैंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में बताया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर को हराया, उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया और दहेज में सेल्यूकस ने बहुत सारे प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप द्वारा उसको पान से हाथी आदि भेंट किए तथा काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान पर विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत पर उसने विजय प्राप्त की, जिसका वर्णन 2 तमिल ग्रंथ ऐनानुरू और मुन्नानुरू में मिलता है। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु नामक एक जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर 2 दिन के उपवास के बाद अपने शरीर को त्याग दिया, जिसे जैन दर्शन में संथारा कहा जाता है। अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में गद्दी पर उसका बेटा बिंदुसार बैठा
बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्रस नाम दिया। वायु पुराण में उसका भद्रसार नाम बताया गया तथा जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया। यह शांतिप्रिय राजा था। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने बेटे अशोक और सुसीम को भेजा। इसके शासनकाल में 2 विदेशी राजदूत भी आए, यूनानी राजदूत डायमिकस और मिस्री राजदूत डियानीसियस इसके दरबार में आया। तो मैंने बिंदुसार के बारे में आपको जानकारी दी। इसके बाद में बिंदुसार के बाद में उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक, जिसके शासन के बाद भारत में नए युग की शुरुआत मानी जाती है। अशोक के बारे में ये बात कही जाती है कि वह अपने पिता के जीते जी 273 ईसा पूर्व में ही गद्दी पर बैठ गया, परंतु उसने अपना विधिवत जो राज्यारोहण है वह पिता के मरने के बाद में 269 ईसा पूर्व में करवाया। अशोक को कश्मीर बहुत पसंद था। उसने कश्मीर पर विजय प्राप्त करके श्रीनगर नामक नगर बसाया। श्रीनगर नामक नगर बसाया तथा खोतान पर भी विजय प्राप्त की। खोतान पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा उसने काबुल, हेरात, कंधार व स्थान पर विजय प्राप्त की और उसने अंतिम युद्ध कलिंग नरेश वत्सराज के नंदराज वत्स के साथ लड़ा। कलिंग एक बहुत उपजाऊ प्रदेश था और समुद्र के किनारे था, हाथियों की अधिकता थी, इसलिए अशोक को कलिंग को जीतने की बहुत बड़ी इच्छा थी और उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ और भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध भूमि में ही यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा और उसने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध को छोड़ दिया। उसके बाद में अशोक के ऊपर 2 बौद्ध भिक्षु श्रवण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और वह बौद्ध धर्म का प्रचारक बन गया, उत्साही प्रचारक। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए देश विदेशों में भेजा। बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए उसने गुफाओं का निर्माण करवाया, कई चैत्य मठ, स्तूप आदि बनवाए। ये काम उसके द्वारा किए गए। अशोक प्रजा हितैषी राजा था। उसने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसने धम्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अशोक के धम्म के सिद्धांतों के बारे में आपको बता दूं। अशोक के धम्म का पहला सिद्धांत था सहिष्णुता। अशोक के धम्म का पहला सिद्धांत था सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना। सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना, सहिष्णुता। नंबर 2, अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि निर्दोष प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए। इसको भी अशोक ने धर्म का एक सिद्धांत बताया, धर्म का एक काम बताया। तो पहला सिद्धांत था सहिष्णुता, दूसरा अहिंसा, नंबर 3 परोपकार।
दूसरों की भलाई के कार्य करना, परोपकार के काम करना, ये भी अशोक ने एक धर्म का काम बताया। अशोक का तीसरा सिद्धांत परोपकार भी था धर्म का। चौथा जो अशोक का सिद्धांत था, नैतिकता। अशोक का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता, गुरुजनों, वृद्धजनों और गुणीजनों का सम्मान करना चाहिए। यह भी धर्म का एक सिद्धांत था। पांचवा अशोक का सिद्धांत था ढोंग पाखंडों का विरोध करना। ढोंग पाखंडों का विरोध करना। अशोक का ये मानना था कि हमें ढोंग पाखंडों का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका विरोध करना चाहिए। तो यह भी अशोक के धर्म का एक सिद्धांत था। तो इस प्रकार से अशोक ने धर्म के ये सिद्धांत बताए: सहिष्णुता, अहिंसा, परोपकार, नैतिकता, ढोंग पाखंडों का विरोध, और इसका पालन करने के लिए उसने पुरजोर बल भी दिया। अब अगला जो पॉइंट है, धर्म नीति की क्रियान्विति। अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांतों की क्रियान्विति कैसे की? तो सबसे पहले अशोक ने अपने सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त किए जो जनता के दुख दर्द को जानते थे, और दुख दर्द को जानकर उनको दूर करने का प्रयास अशोक के द्वारा किया गया, उनको दूर किया गया। अशोक ने दंड व्यवस्था को उदार बनाया तथा उसने प्रजा हित के अनेक कार्य किए, जैसे कि सड़कों का निर्माण करवाया, छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए, अनाथालय बनवाए और सराय बनवाई, दानशालाएँ खुलवाई, स्कूल खुलवाए, और इसके अलावा विधवा आश्रम आदि उसके द्वारा खोले गए। ये काम उसके द्वारा किए गए तथा उसने अपने राज्य के नियमों को चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाया ताकि कोई भी लोग उनको पढ़ सके और सरकारी नियमों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा अशोक ने दंड व्यवस्था को उदार बनाया, मृत्युदंड को उसने बंद कर दिया। सभी लोगों के लिए उसने समान आचार संहिता यानी नियम कानून लागू किए। तो इस प्रकार से अशोक ने अपनी धर्म नीति के सिद्धांतों को क्रियान्वित किया, जनता के बीच में उनका पालन करवाया। धम्म महामत नामक उसने कर्मचारी नियुक्त किए जो जनता के बीच में जाकर के धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। अब आगे अपन पढ़ते हैं धम्म नीति का मूल्यांकन, यानी अशोक ने जो धम्म के सिद्धांत चलाए उन सिद्धांतों का पालन हुआ या नहीं, या अशोक का धर्म कितना चला, कितना फलीभूत हुआ, उसके बारे में अपन देते हैं। अशोक के शासनकाल तक अशोक के धर्म के सिद्धांत अच्छी तरह चले, लेकिन अशोक के बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए उनके समय में अशोक का सिद्धांत फलीभूत नहीं हो सका, ज़्यादा नहीं चल सका, क्योंकि अशोक के उत्तराधिकारी ज़्यादा योग्य नहीं हुए और वो शासन को सही नहीं संभाल पाए। इसके अलावा विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण होने लग गए, इसलिए उनके सिद्धांत चल नहीं पाए अहिंसा के आदि के। तथा इसके अलावा अशोक की सराहना के पात्र नहीं रहे, बहुत सारे चापलूस आदि हो गए जिन्होंने भी अशोक के धर्म को क्षति पहुंचाई। इसी प्रकार से परवर्ती शासक अशोक की दुर्दशा को नहीं समझ पाए और वो अशोक के धर्म को ज़्यादा क्रियान्वित नहीं कर सके। इसलिए अशोक के मरने के बाद में अशोक के धर्म के सिद्धांत खत्म होते चले गए और ज़्यादा वो उस धर्म के सिद्धांतों को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो मैंने अशोक के धर्म के सिद्धांतों के बारे में, अशोक के धर्म की क्रियान्विति कैसे की, धर्म नीति का मूल्यांकन के बारे में बताया। अब हम आगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं कि मौर्य काल में प्रशासन कैसे चलाया जाता था, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था
केंद्रीकृत शासन व्यवस्था सबसे पहले मौर्य काल में शुरू हुई। मौर्य काल में शुरू हुई। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में राजा शासन का केंद्र बिंदु होता था। राजा वंशानुगत होता था, लेकिन राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। प्रशासन की सारी शक्तियां राजा के पास होती थी, लेकिन राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। समय समय पर राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। राजा योग मंत्रियों की नियुक्ति करता था। उनके ज्ञान की परीक्षा ली जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए विद्वान विश्वसनीय 3-4 मंत्री होते थे, जो राजा को समय समय पर उचित सलाह देते थे। नंबर 3, अधिकारी। 18 अधिकारी होते थे, जो तीर्थ कहलाते थे और जो प्रशासन में सहयोग करते थे, विभिन्न विभागों का कार्यभार देखते थे। तो इस प्रकार से 18 अधिकारी होते थे मौर्य काल में। मौर्य काल में नगर प्रबंध। मौर्य काल में नगरों का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। यानी कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति का अलग अलग कार्य होता था। जैसे एक समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखती, एक उत्पादन को देखती थी, एक बाहर से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखती थी, एक बिक्री कर वसूल करती थी, नगर की साफ सफाई के बारे में ध्यान रखती थी। तो इस प्रकार से तोल माप आदि वस्तुओं के व्यापार आदि का ध्यान रखती थी। तो इस प्रकार से ये 6 समिति होती थी जो शहरों का शासन चलाती थी। प्रत्येक शहर में होती थी ये। 5वां है गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था बहुत उन्नत थी। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक जगह पर रहकर गुप्तचरी करने वाले और एक घूम फिरकर गुप्तचरी करने वाले। ये हर छोटी छोटी खबरों को राजा के पास पहुंचाते थे और पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों के बारे में भी राजा को परिचित कराते थे। प्रशासन में इनका बहुत बड़ा महत्व था। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। राजा प्रमुख न्यायाधीश होता था, लेकिन अपनी सहायता के लिए वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। नंबर 1 धर्मस्थीय और नंबर 2 कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी मामलों का निपटारा होता था, जैसे कि जमीन संबंधी विवाद, रुपये पैसों का लेन देन संबंधी विवाद और पति पत्नी के झगड़े, मकान मालिक किराएदार के विवाद आदि ऐसे विवादों का निपटारा धर्मस्थीय न्यायालय में होता था। कंटक शोधन जो न्यायालय होते थे, इनमें फौजदारी मामलों का निपटारा होता था। यानी लड़ाई झगड़े, मारपीट, चोरी, डकैती, लूटपाट आदि जो घटना होती थी, ये फौजदारी मुकदमे के अंतर्गत आती है। ऐसे मामलों का निपटारा कंटक शोधन न्यायालय में होता था। तो इस प्रकार से मौर्य काल में ये न्याय व्यवस्था थी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे राजस्व प्रशासन के बारे में। मौर्य काल में राजस्व वसूली के लिए समाहर्ता नामक एक अधिकारी होता था, जो राजस्व वसूल करता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था और बजट तैयार करता था। 8वां है जनोपयोगी कार्य। मौर्य काल में राजाओं के द्वारा अनेक जनोपयोगी कार्य करवाए गए, जैसे सड़कों का निर्माण कराना, वृक्षारोपण, तालाब खुदवाना,
कुएं खुदवाना, अनाथालय बनवाना, विधवाश्रम बनवाना, औषधालयों का निर्माण करवाना आदि जनोपयोगी कार्य राजाओं के द्वारा किए गए, क्योंकि ऐसे कार्यों को राजा एक धर्म का काम मानते थे, प्रजा के हित का काम मानते थे और ये राजाओं के लिए बहुत ज़रूरी थे। इस प्रकार से ये जनोपयोगी कार्य भी होते थे। तो ये था केंद्रीय प्रशासन मौर्य काल का। अब अपन आगे बढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। यानी मौर्य प्रशासन को विशाल साम्राज्य होने के कारण प्रांतों में भी बांटा गया। प्रांतों का शासन प्रांतपति या राजकुमार चलाते थे। मौर्य प्रशासन 4 प्रांतों में बांटा गया। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और मध्य प्रांत। प्रांतों को विषयों में और विषयों का शासन विषयपति चलाते थे। फिर जनपद होते थे। जनपद का शासन प्रदेश की राज्यों के जो कर्मचारी होते थे वो जनपद के प्रशासनिक अधिकारी होते थे। फिर जनपद से छोटा होता था गोप, ये 10 गांव का एक समूह होता था और 10 गांव के अधिकारी को गोप कहा जाता था। फिर होता था गांव का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। तो इस प्रकार से अपन ने मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको अशोक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बता दूं। अशोक ने प्रशासन में सुधार के लिए यह कि उसने प्रजा हित के बहुत सारे काम किए। दंड व्यवस्था को उदार बनाया, प्रजा के दुख दर्द को दूर करके उसको समझ करके उसको दूर करने का प्रयास किया। अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया। उसने शारीरिक दंड पर रोक लगवाई और उसने अमानवीय यातनाओं पर पाबंदी लगवाई तथा परोपकार के कार्यों पर बल दिया। ये काम उसने किए। तो ये थे अशोक के प्रशासनिक सुधार। अब आगे अपन गुप्तकाल के बारे में अध्ययन करते हैं, जो भारत का महत्वपूर्ण काल माना जाता है भारतीय इतिहास का। इसे स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। कुषाणों के शासन को समाप्त हो जाने के बाद और शक बुरंडों के शासन के समाप्त हो जाने के बाद भारत में एक नए राजवंश की नींव पड़ी और वह राजवंश था गुप्त वंश। अब हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्त काल में भारत में कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। मंदिर बनाने की आधुनिक कला का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में बहुत साहित्य लेखन हुआ और गुप्त काल में परोपकार के बहुत सारे काम हुए। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कुषाणों और शकों के शासन के बाद भारत में गुप्त वंश की स्थापना हुई। गुप्त वंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठा। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की और इसके ने ज़्यादा विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं किया। घटोत्कच के बाद में उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीस में गुप्त संवत चलाया। तथा लक्षी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो इस प्रकार से और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि
धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण और धारण की। तो ये मैंने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको बताया। इसके बाद में इसका बेटा समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। यह महान पराक्रमी और सभी गुप्त शासकों में महान शासक हुआ, महान विजेता था, शूरवीर था, अच्छा सेनापति, कुशल प्रशासक था। इसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, मध्य भारत के आटविकों पर विजय प्राप्त की और पड़ोसी राज्य इसकी शक्ति से भयभीत हो गए और उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। विदेशी राजाओं ने इसकी पराक्रम से भयभीत होकर के और इसके साथ संधि कर ली। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। महान वीर होने के कारण इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी। इसके अलावा इसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए और इसके दरबार में एक साहित्यकार कवि रहता था हरसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, जो भारतीय इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके सिक्कों पर इसे बीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिनसे इस बात का पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था, वह ललित कला में निपुण था और बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा शूरवीर था। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। समुद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पराक्रमी शासक हुआ। इसने मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त करके और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया तथा अपनी बेटी प्रभावती का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया। बाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया और अप्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये काम इसके द्वारा किए गए, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आगे गद्दी पर कुमारगुप्त बैठा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। चंद्रगुप्त के बाद में गद्दी पर कुमारगुप्त, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह पराक्रमी शासक हुआ और कुमारगुप्त के बाद में 7वें नंबर पर स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त महान प्रतापी राजा था। इसके शासनकाल में हूणों के आक्रमण भारत में हुए। इसने हूणों को भारत से खदेड़ दिया और यह प्रजा हितैषी राजा था। इसने अपनी प्रजा को चोर और डाकुओं के भय से मुक्त किया, प्रजा कल्याण के काम किए। इसने जूनागढ़ की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, इसलिए इसको प्रजा हितैषी लोक कल्याणकारी शासक कहा जाता है। तो ये मैंने आपको सूक्ष्म में गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बताया। अब आगे अपन पढ़ते हैं गुप्तकाल के कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में। गुप्तकाल में भारत में कला, साहित्य और विज्ञान की बहुत उन्नति हुई, इसलिए गुप्तकाल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गुप्तकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास।
कला। गुप्त काल में कला का बहुत विकास हुआ, मूर्ति कला का, चित्रकला का बहुत विकास हुआ। गुप्त काल में अनेक मूर्तियां बनाई गई, मंदिर बनाने की कला का विकास इसी काल में हुआ और मंदिरों में आधार पीठिका, गृह सभा, मंडप, शिखर तथा प्रवेश द्वार, प्रदक्षिणा पथ आदि बनाने की जो कला का विकास हुआ वो गुप्त काल में हुआ। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नाचना कोठारा का पार्वती मंदिर आदि इस काल के प्रमुख मंदिर है। मंदिर बनाने की कला भारत में सबसे पहले गुप्त काल में ही शुरू हुई। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत भाषा। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में बहुत सारे साहित्य लिखे गए। महाभारत और रामायण गुप्त काल में ही आधुनिक स्वरूप में आई। कालिदास के द्वारा मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि नाटक गुप्त काल में लिखे गए। प्रसिद्ध साहित्यकार अमर सिंह के द्वारा अमर कोश गुप्त काल में लिखा गया। मनुस्मृति आदि गुप्त काल में ही पूर्ण हुई तथा गुप्त काल में बहुत सारे साहित्य लिखे गए। इसलिए गुप्त काल को साहित्य की दृष्टि से समृद्ध काल कहा जाता है। पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र भी गुप्त काल में ही लिखा गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में साहित्य का बहुत विकास हुआ और संस्कृत भाषा का बहुत विकास हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में बहुत विकास हुआ। गुप्त काल में नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री हुए जो धातु विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानते थे और बहुत उन्होंने धातुओं को पिघलाकर मूर्तियां बनाई है। सुल्तानगंज में महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति है। महरौली का लोह स्तंभ ये गुप्त काल में बनाया गया। उसकी विशेषता ये है कि उस पर आज तक भी जंग नहीं लगी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। चित्रकला का भी विकास हुआ। गुप्त काल में अजंता एलोरा की गुफा, बाघ गुफा, ग्वालियर में गुफाएं आदि में चित्र आदि बनाने का कार्य ये गुप्त काल में हुआ। तो इन सभी के आधार पर इस बात को कह सकते हैं कि गुप्त काल में भारत में कला, साहित्य और विज्ञान का बहुत विकास हुआ और इसी काल में आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए जिन्होंने जीरो का दशहरा प्रणाली और जीरो का ज्ञान संसार को दिया। क्रमस्पट सिद्धांत आदि बताए गए। तो विज्ञान का विकास हुआ। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब आगे हम इस पाठ में गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक जीवन का मतलब है गुप्त काल के व्यवसाय। तो व्यवसाय में सबसे पहले है कृषि, नंबर 2 पशुपालन, नंबर 3 कुटीर उद्योग धंधे, चौथा है व्यापार वाणिज्य। गुप्त काल में आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध था। कृषि बहुत उन्नत अवस्था में होती थी। हल बैलों की सहायता से खेतों को जोता जाता था। वर्षा पर आधारित खेती थी ज़्यादातर, लेकिन राजा महाराजाओं के द्वारा सिंचाई के लिए प्रबंध किए गए थे। गेहूं, जौ, तिल, चावल आदि की खेती होती थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद नंबर 2 है पशुपालन। पशुपालन भी एक व्यवसाय था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि जानवर उस समय पाले जाते थे जो आय के प्रमुख स्रोत थे। नंबर 3 कुटीर धंधे, सूती वस्त्र निर्माण, औजार आभूषण बनाना, हथियार बनाना आदि सिंधु गुप्त काल के प्रमुख उद्योग धंधे थे और यहाँ के बने हुए सामान देश विदेशों में निर्यात किए जाते थे। सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ था।
हमारे भारत के कुटीर धंधे बहुत उन्नत अवस्था में थे। नंबर 4 है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य सिंधु सभ्यता में बहुत उन्नत था। सिंधु सभ्यता में गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य बहुत उन्नत अवस्था में था। व्यापार उस समय जल और थल दोनों मार्गों से होता था। गुप्त काल में मथुरा, पेशावर, उज्जैन आदि, कन्नौज आदि बहुत बड़े व्यापार के केंद्र थे। उज्जैन प्रमुख व्यापारिक नगर था जो शहर के प्रमुख मार्गों से जुड़ा हुआ था। भड़ौज, ताम्रलिप्ति आदि उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे जिनसे जलमार्ग के द्वारा व्यापार हमारे भारत का होता था। तो इस प्रकार से मैंने अब आपको ये गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में बताया कि वहाँ उस समय कौन कौन से व्यवसाय थे। दोबारा बता दूँ एक बार, कृषि, पशुपालन, कुटीर धंधे, व्यापार वाणिज्य आदि, इनके बारे में आपको बताया। और उस समय श्रेणी संगठन भी हुए। श्रेणी संगठन का मतलब शिल्पी, उद्यमी, व्यापारी संगठित थे। उन्होंने अपने अपने संघों बना रखे थे और उनके द्वारा वो अपने व्यापार करते थे। उन्होंने अपनी यूनियन बना रखी थी और वो यूनियन के द्वारा अपने नियम आदि बनवाते थे। तो इनके बारे में अपन इसमें पढ़ा। इसके अलावा राजस्व के स्रोत है। गुप्त काल में भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भाग राजा का भूमि कर के उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा 1/6 था राजस्व के स्रोत। इसमें है भाग, भूमि कर से राजा को प्राप्त होने वाली आय ये भाग कहलाता था और ये 1/6 ली जाती थी। इसके बाद भोग, राजा को हर दिन फल फूल सब्जी भोग। हर दिन फल सब्जी आदि उपहार के रूप में दिए जाते थे। तो ये एक भोग था। इसके बाद परिकर और दंड, ये एक प्रकार के भूमि कर थे। ये भूमि कर थे। इस प्रकार से राजा को आय की प्राप्ति होती थी। तो इनके बारे में अपन ने इसमें पढ़ा। अब गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक चीनी यात्री फाहियान हमारे देश में आया। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फाहियान ने हमारे भारत के यात्रा वृत्तांत के बारे में क्या लिखा। अब मैं आपको फाहियान के यात्रा वृत्तांत के बारे में आपको बता दूं। फाहियान एक चीनी यात्री था और यह बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए हमारे देश में आया। इसने 399 से 414 तक भारत का भ्रमण किया और भारत में रहकर इसने जो कुछ देखा उसे अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। फाहियान ने लिखा कि भारत में उस समय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों को करते थे। ब्राह्मण वर्ग के लोग वेदों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना करवाना, पूजा पाठ आदि करते थे। क्षत्रिय वर्ण के लोग प्रजा की रक्षा करना आदि काम करते थे और वैश्य वर्ण के लोग रुपये पैसों का लेन देन, कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि काम करते थे। शूद्र वर्ण के लोग उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे तथा
वर्ण व्यवस्था उस समय विद्यमान थी। तत्कालीन समाज में शाकाहार का प्रचलन था और जनता शाकाहारी भोजन ज़्यादा करती थी। चांडाल लोग शहर से दूर रहते थे। जो लहसुन प्याज और मांस का सेवन करते थे उन्हें शहर से दूर रखा जाता था। और ब्राह्मणवाद का बोला वाला था, कर्म पुनर्जन्म आदि में विश्वास किया जाता था। तो इस प्रकार से फाहियान ने हमारे भारत के बारे में उस समय लिखा। आज इस अध्याय में हमने मौर्य वंश को जानने के स्रोत, मौर्य वंश की स्थापना के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में, बिंदुसार के बारे में और सम्राट अशोक के धर्म के सिद्धांत तथा उनकी क्रियान्विति कैसे हुई, और इसके अलावा मौर्य प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा। केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बारे में विशद वर्णन बताया मैंने आपको। गुप्तकाल के महान सम्राटों के बारे में सूक्ष्म जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई तथा गुप्तकाल में कला साहित्य विज्ञान के बारे में बताया, उसके आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी दी गई। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको निश्चय ही बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको बार बार देखें और यदि कोई बात हो, शिकायत हो, यदि कोई समस्या हो तो आप जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।